अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर स्किल्स। दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उसके पीछे कुछ रीज़न था। कुछ डेली रूटीन के हिसाब से काम बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और उसके बाद मैंने यही सोचा कि मैं अगर अब वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस टॉपिक पे बनाऊं कि जिससे जो है देखने वालों को या जो स्टूडेंट्स को उनको बेनिफिट हो। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं MS एक्सेल के बारे में। अगर आप समझते हैं कि MS एक्सेल आपके लिए बहुत हार्ड है तो ये आपकी भूल है। MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोग बिल्कुल इजीली सीख सकते हैं। इसको जो हार्ड समझते हैं, अगर आपने इसको हार्ड समझा तो ये आपको बिल्कुल मुश्किल ही लगेगा, लेकिन इसको बहुत ही अगर आपने इजी समझा तो ये इजी भी है। मतलब कि जिस तरह से भी आप इसको समझेंगे ये उसी तरीके से आपको लगेगा। इसको आप लोग बिल्कुल भी हार्ड ना समझें। इसको जस्ट आप लोगों ने थोड़ी सी आप लोगों की कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप MS एक्सेल जॉब के हिसाब से सीखना चाहते हैं, अगर आप MS एक्सेल किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए सीखना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए ही मैंने बनाई है। और अगर आप लोग MS एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो भी ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि MS एक्सेल हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। बेसिकली इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को MS एक्सेल के बेसिक से लेकर थोड़ी सी एडवांस लेवल पे ले जाऊँ। यानी कि इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ और बिल्कुल इसकी बेसिक्स मैंने कवर की हैं ताकि इससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और उसके साथ साथ अब मैंने कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डेली बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करूं जिसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो इसके बाद मेरा यही प्लान है कि आज जो इस वीडियो में हम लोग MS एक्सेल पढ़ेंगे बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखा तो मैं नहीं समझता कि आपको MS एक्सेल में कोई भी कन्फ्यूजन होगी इसके बाद। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती तो आप मुझे कमेंट करें या मुझे ईमेल करें। तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगा मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चले हम ये अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि हम लोग जॉब के हिसाब से किस तरह से MS एक्सेल हमारे यूज़ में लाते हैं हम लोग, और उसके अलावा जॉब के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें भी सिखाई हैं। इस कोर्स को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन है और उसके अलावा बेसिक्स चीज़ें जो आप लोग कहीं पर भी जॉब के लिए जाएंगे या इंटरव्यू वगैरह देंगे तो उसके लिए मैंने इसमें शेयर की हैं। बाकी जो इसमें यूज़फुल फार्मूले होते हैं जैसे काउंट है, काउंट इफ्स है, फिर सम है और सम इफ़ उसके साथ इफ़ आ जाता है और सम इफ्स आ जाता है उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें, इनमें क्या डिफरेंस है, परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, मार्कशीट किस तरह से बनाते हैं, फ़िल्टर का क्या काम होता है, और उसके अलावा जो है हमारे पास जो हम ऑटोमेटिकली अटेंडेंस शीट किस तरह से बना सकते हैं, ये सारी मैंने सीरीज़ शुरू कर दी हैं। इनकी रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएंगी या तो फिर आई बटन पे जाके आप वहाँ से भी इसको प्ले कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा कि तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। इसमें बिल्कुल मैंने बेसिक टॉपिक कवर किए हैं और उसके बाद फिर आप उन टॉपिक्स पे जाएं जो मैंने आपको बताएं, सम इफ वाले जितने भी हैं वो सारे टॉपिक जब आप बाद में कवर करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि इसकी बेसिक्स क्या हैं, इसमें फार्मूला किस तरह से लगता है, फार्मूले की स्टार्ट क्या होती है और सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, और उसके अलावा फार्मूला शुरू किस तरह से करना चाहिए, फार्मूला एंड किस तरह से करना चाहिए, जब आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो आपका एडवांस वाली वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से कोई भी आपके पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन क्या है कि हमें हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं MS एक्सेल के बारे में। MS एक्सेल बज़ाहिर हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम बहुत सारे अपने जो टास्क हैं वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। उन टास्क में हमारे पास मैथमेटिक्स के ज़्यादातर टास्क को प्रेफर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन करनी हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, आप अपनी शीट में कोई भी चीज़ अपने हिसाब से कोई भी चेंजिंग लाना चाहते हैं वो भी आप MS एक्सेल में कर सकते हैं। मार्कशीट जो होती है हमारी वो भी MS एक्सेल में ही बनती है और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हम MS एक्सेल की इस क्लास में सीखेंगे
मैं कोशिश करूँगा कि इस क्लास में आपको MS एक्सेल जो है कंप्लीट गाइड कर दूँ इसके बारे में, और जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम इसके सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आप जॉब्स के लिए सीखना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप MS एक्सेल में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोस बनाऊं उनके आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। क्योंकि अब हमने ये सीरीज़ एक शुरू कर ली है, तो हम इसमें एक्सेल को प्रोफेशनल वे में सीखेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये हमारे पास MS एक्सेल का इंटरफेस है। याद रहे MS एक्सेल जो है हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक होता है सिस्टम, दूसरा होता है एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है। MS ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जिनमें वर्ड, एक्सेल, पब्लिशर और भी पावर पॉइंट और भी काफ़ी सारे जो हैं डेटाबेस के लिए जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो बहुत सारे इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अगर आपने MS ऑफिस इंस्टॉल किया है और आप सर्च बार में जाके माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड आ जाती हैं। इसको इंस्टार्ट करने का तरीका यही है कि यहाँ से स्टार्ट बटन में जाके अगर आपके पास MS ऑफिस इंस्टॉल है तो आपने जस्ट सिंपली यहाँ पर जाके एक्सेल लिख लेना है। एक्सेल लिखने के बाद यहाँ पर आपके पास जो भी वर्जन होगा, 2010 होगा, 11 होगा, जो भी होगा, 13, 17, 15, यहाँ पर देखें मेरे पास शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। आपके पास भी जो वर्जन इंस्टॉल होगा वही आपको शो होगा। तो आपने सिंपली इस पर जाके क्लिक कर देना है। अब ये हमारे पास जो इंटरफेस है ये आ गया है सामने। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम लोग एक्सेल पे काम स्टार्ट करते हैं या हम लोग MS एक्सेल की जो है फ़ाइल कोई भी खोलते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 शीट्स आती हैं। ये देखिए 1, 2 और 3। बाय डिफ़ॉल्ट मींस जैसे ही ओपन करते हैं, जब हम उसमें कोई भी काम अभी हमने स्टार्ट, तो इसमें हमारे पास 3 शीट्स आती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा शीट्स हम ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पर देखें इंसर्ट वर्कशीट, इसके लिए शॉर्ट की है Shift F11। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 शीट्स मिलती हैं। तो यहाँ पर जो सामने ये चीज़ आप देख रहे हैं इनको शीट्स कहा जाता है। यहाँ पर ये जो आप बॉक्सेस बने हुए देख रहे हैं ये सारी एक शीट है। फिर 2 शीट में, सेकंड शीट में ये दूसरी चीज़ है और 3 शीट में ये दूसरी चीज़ है। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ शीट्स ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शीट 4, शीट 5 अप टू आपकी मर्ज़ी है, जितने भी आप लोग ऐड कराना चाहें। तो फ़िलहाल मैं शीट 1 पे ही रहता हूँ और उसी पे हम लोग कुछ सीखते हैं। उसके बाद जो है जब आप शीट 1 पे काम करना सीख गए तो बाकी शीट्स में भी काम कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी होती है कि कॉलम क्या होते हैं और रोज़ क्या होती हैं। अब ये चीज़ें बताने का मतलब ये है कि अगर आपने ये चीज़ें समझ ली कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है और उसके अलावा सेल क्या होता है, तो मैं समझता हूँ कि MS एक्सेल सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे हिसाब से ये बेसिक चीज़ें, जब तक आपको सेल का पता नहीं चलेगा, जब तक आपको सेल की पहचान नहीं होगी कि इस वक्त हम कौन से सेल पे हैं, कौन से कॉलम पे हैं और कौन सी रो पे हैं, तब तक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि फार्मूले वगैरह जितने भी लगते हैं उसके लिए आपको सेल की पहचान आना बहुत ज़रूरी है। तो चलें अब यहाँ पर देखें, ये जो ABCD आप देख रहे हैं, जैसे ये A बिल्कुल यहाँ पर नीचे सीध में ये A का ये कॉलम कहलाता है, तो ये A का कॉलम जा रहा है, B ये है कॉलम, C ये है, D ये है। मैं थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर देता हूँ। देखें ये हम लोग कर लेते हैं इसका C का, और उसके बाद यहाँ पर F वाले को भी मैं कर देता हूँ, यहाँ से I वाले को भी और K वाले को भी। ठीक है, अब देखें, और ये रो होती हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से ये रोज़ होती हैं। तो मैं 17 रो को, रो इस तरह से होती है। देखें ये ऐसे रो हो गई और ये ऐसे आपके कॉलम हो गए। यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। अब सेल क्या होता है? देखें सेल वो चीज़ होती है जहाँ पर रो और कॉलम मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें ये C है, ये कॉलम जा रहा है, ये यहाँ से रो आ रही है और यहाँ पे जो है, तो यहाँ पर कॉलम और रो दोनों मिल रहे हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है सेल। ठीक है, देखें यहाँ पर ये कॉलम है और यहाँ से रो आके यहाँ पर मिली, ये सेल और ये भी सेल हो गया। अब आप लोगों को पता चल गया कि ये कॉलम होते हैं, यहाँ पे यहाँ तक ये कॉलम होते हैं। मैं थोड़ा सा
लिख देता हूँ। ये हमारे पास कॉलम आ गए और ये हमारे पास रो आ गई। ये चीज़ समझना ज़रूरी होता है कि कॉलम क्या होते हैं और रोज़ क्या होती हैं। तो अब देखें सेल की पहचान कैसे होती है। जिस तरह से सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉलम A B C D E F, ये बेसिक्स हैं। इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा गौर से समझें इन चीज़ों को। ये मैंने आपको बताया A B C D E F G H I, इस तरह से ये हमारे पास कॉलम होते हैं और ये हमारे पास रोज़ होती हैं 6 7 8। तो इनकी पहचान हो गई कि A B C ये हो गया। अब सेल की कैसे पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा सेल है, तो सेल पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब देखें डेफिनेशन क्या थी कि जहाँ पर कॉलम और रो मिले वहाँ पर सेल होता है लाजम। अब जैसे उसका नाम F, अभी हम कॉलम कौन से F में हैं और रो कौन सी है 17, तो अब सेल का नाम भी इनकी कॉम्बिनेशन से बनेगा। सबसे पहले सेल का नाम में सबसे पहले कॉलम का नाम दिया जाता है मीन्स F, और उसके बाद रो का नाम 17। तो यहाँ पर ये हमारा कहलाता है नेम बॉक्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या नाम आया F17। अब ये सेल है, हम खुद से इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में इस पर क्लिक करूँगा। देखें क्या ऑप्शन आता है। देखें हमने इस पर क्लिक किया तो देखें सेल तो हमारा सिलेक्ट है, लेकिन F कॉलम है और 17 रो है, तो क्या बना F17। नेम इसका क्या बना सेल का F17। अब इस सेल का नाम ढूंढने के लिए थोड़ा सा हम खुद से इसको ट्राई करते हैं। देखिए ये रो तो 17 है लेकिन कॉलम C है, तो सबसे पहले कॉलम का नाम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर F17 तो कॉलम का नाम क्या है C और 17। मैं क्लिक करता हूँ, देखें C17। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे पहले हमें नाम पहचानने में या सेल पहचानने में हमें कॉलम का नाम पहले बताना है, उसके बाद रो का नाम। ऐसा ना हो कि 17C, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेम बॉक्स, जहाँ पर आपको नेम पता चले। दूसरी पहचान ये होती है कि मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखें हमने यहाँ पर देखा F17, लेकिन यहाँ पर देखें कॉलम का कलर और रो का कलर, इन चीज़ों से भी आप पहचान सकते हैं कि हम कौन से सेल पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सेल है, यहाँ पर क्लिक किया, आप देखें F और 14। अब यहाँ पर रोज और कॉलम मिल रही हैं। आप लोगों के माइंड में ये होगा यहाँ पर तो नहीं मिल रही। यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं तो सारे, ये तो मैंने इनको हाईलाइट किया है, अगर हाईलाइट किए बिना भी देखें तो ये सारे एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये देखें ये लाइनें ऐसे आ रही हैं, ये लाइनें ऐसे जा रही हैं, कुछ लाइनें ऐसे जा रही हैं तो कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये इंटरनली आपस में मिले हुए हैं, तो ये सारे सेल्स कहलाते हैं। ये जो एक एक जो जहाँ पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ये सारे सेल कहलाते हैं हमारे पास। इनमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि ये सेल है या नहीं है, ये बिल्कुल ये सेल ही है, लेकिन ये मैंने आपको जस्ट हाईलाइट करके समझाने की कोशिश की है कि सेल को किस तरह से पहचाना जाता है। अब मतलब ये सारी चीज़ें सेल हैं और यहाँ पर A B C ये कॉलम है, और यहाँ पर जो 1 2 3 4 यहाँ पर जितने भी काउंटिंग्स हैं ये आपकी रोज हैं। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और मैं आपसे पूछूँ कि अब मैं कौन से जो है सेल पे हूँ, तो देखें यहाँ पर D हाईलाइट है और 7, तो क्या बना D7। मैं यहाँ से पूछूं कि अब मैं कौन से सेल पे हूँ, H हाईलाइट है और 7 H7। अब मैं यहाँ से पूछूं तो P हाईलाइट है और 6 P6। इस तरीके से आप कोई भी सेल जो है पहचान सकते हैं, E और 19। तो अब बात क्लियर हो गई है कि सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है और रो क्या होती है। चलें अब स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कट का। कट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है सेल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है सेल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को कट करता हूँ। कट का मतलब होता है इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म करना। चलिए मैंने यहाँ पर देखें इस ऑप्शन पे जाके कट पे क्लिक करें, या फिर नीचे आपको शॉर्ट की नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप लोग देख सकें Ctrl+X। अब Ctrl+X का मतलब है कंट्रोल के साथ X को प्रेस करना है, प्लस नहीं दबाना, कंट्रोल को दबा के रखना है और उसके साथ प्लस का मतलब है उसके साथ कंट्रोल को दबा के रखना और उसके साथ X को। या तो आप कीबोर्ड से करें या फिर आप यहाँ पर जाके डायरेक्ट क्लिक कर दें तो भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं यही यूज़ करता हूँ। मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया तो ये देखें सिलेक्ट हो गया, ये कट हो चुका है। अब इसको मैं दूसरी जगह पे ले जाके पेस्ट करूँगा। तो पेस्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्ट की होती है Ctrl+V। यहाँ तो कीबोर्ड से Ctrl+V दबाएं या फिर यहाँ पर जाके पेस्ट पे क्लिक कर दें। तो मैंने जाके यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक किया। अब देखें ये चीज़ यहाँ से ख़त्म होके यहाँ पर आ गई है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि कट का क्या काम है। इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म करके दूसरी जगह पे ले जाके आप लोग पेस्ट कर सकते हैं, उसी जगह पे ये चीज़ नहीं रहेगी। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कॉपी।
कॉपी की शॉर्ट की है Ctrl+C। अगर आप लोग देख सकें तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ऑप्शन Ctrl+C का। तो मैं कॉपी पे जाके क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं कीबोर्ड से Ctrl+C दबा देता हूँ। इस बार मैं कीबोर्ड की मदद ले रहा हूँ और मैं Ctrl+C दबा देता हूँ। देखिए ये चीज़ सिलेक्ट हो चुकी है, मतलब ये कॉपी हो चुकी है। अब ये चीज़ मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा। पेस्ट के लिए हमारे पास शॉर्ट की वही है Ctrl+V। अब देखिए कॉपी का मतलब क्या होता है, ये चीज़ यहीं पे रहेगी और इसकी एक और कॉपी दूसरी जगह पे मूव हो जाएगी। कट और कॉपी में ये फ़र्क होता है कि कट से क्या होता है कि वो चीज़ वहाँ से ख़त्म होकर दूसरी जगह चली जाती है, और कॉपी में क्या होता है कि ये चीज़ यहीं पे रहेगी, इसकी एक और कॉपी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए थोड़े से आगे ऑप्शन पढ़ेंगे हम, उसके बाद में आपको फॉर्मेट पेंटर समझाऊंगा तो हमें अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट, चेंज द फ़ॉन्ट फेस, मतलब कि ये फ़ॉन्ट है, अगर आप इसको डिफरेंट स्टाइल्स में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, तो मैं इसको जो सिलेक्ट करता हूँ इन दोनों फ़ॉन्ट्स को, आप थोड़ा सा इनको देखिएगा। चले अब यहाँ से देखें, ये देखें आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप फ़ॉन्ट नीचे मूव करते जाएंगे तो इनमें चेंजिंग्स होती जाएगी। जो भी आपको यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा लगे आप वो रख लें, लेकिन ज़्यादातर जो ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है, टाइम्स न्यू रोमन। मैंने यहाँ पर, आप ढूंढ लें, यहाँ पर टी में आपको मिल जाएगा टाइम्स न्यू रोमन, या फिर आप लोग TIMES टाइम्स लिखेंगे तो आगे न्यू रोमन आ जाएगा और उसके बाद एंटर कर लें तो ये होता है टाइम्स न्यू रोमन। देखें सबसे पहले हमारे पास राइटिंग स्टाइल जो था वो कैलिबरी था, अब हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन आ चुका है। चलें उसके बाद जो है यहाँ से राइटिंग की आप लोग साइज़ जो अगर बढ़ाना चाहें तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। फॉर मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और उसके बाद ये देखिए जितनी भी मैं रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। ठीक है, देखें इसकी साइज़ मैंने 72 रखी है जबकि इसकी साइज़ 11 है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर ए बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बड़ी साइज़ में। तो मतलब इसमें क्या है कि हम जो हमारी जो लिखाई है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, हम लोग उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देखें तो इसकी ये साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रही है। मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको डिक्रीज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है बोल्ड। बोल्ड की शॉर्ट की Ctrl+P, ये हो गया बोल्ड, बोल्ड से हट गया। उसके बाद इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना। वैसे बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा टेक्स्ट को मोटा करना, और इटैलिक मीन्स इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके। ये देखें इटैलिक का काम यही होता है, इस आई को प्रेस करने से इटैलिक अप्लाई हो जाएगा। देखिए अप्लाई हो चुका है, तो इसका कलर चेंज हो गया है। अगर इसको हटाना है तो फिर से उसी आई पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, फिर उसका कलर वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। तो इसकी शॉर्ट की हमारे पास Ctrl+I है। उसके बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन किसी भी टेक्स्ट वगैरह को अंडरलाइन करना है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर जाके अगर डबल अंडरलाइन करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप अपने हिसाब से रखें इसको। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बॉर्डर का। बॉर्डर की शॉर्ट की हमारे पास है Ctrl+Shift+ एंड साइन। एंड साइन जो होती है वो ऊपर जो हमारे पास 1 2 3 होता है उसमें 7 में होता है। ठीक है, तो आपने कंट्रोल के साथ शिफ्ट को दोनों को दबा के रखना है और फिर उस 7 वाले साइन को दबाना है, तो वहाँ पर एंड की साइन जो है प्रेस हो जाएगी। तो ये इसकी शॉर्ट की है। तो अब बॉर्डर अप्लाई कैसे होता है स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो सबसे पहले बॉटम बॉर्डर मीन्स जो मैंने सिलेक्शन बनाई है, आप लोग देख लें इसमें कोई भी फ़िलहाल बॉर्डर आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि सही से समझ आए। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये सिलेक्शन बनाई। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये सिलेक्शन बनाई। अब यहाँ पर जाके मैं सबसे पहले बॉटम बॉर्डर, तो देखें जो मैंने सिलेक्शन बनाई थी उसमें बॉटम में बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर मैं टॉप बॉर्डर करूँ तो अब इसके टॉप में बॉर्डर आ चुका है। जितनी भी मैं सिलेक्शन बनाऊँगा उस हिसाब से अप्लाई होगा। और उसके बाद यहाँ से है लेफ़्ट बॉर्डर। देखें अब बॉर्डर लेफ़्ट पे भी आ चुका है। मैं फिर से सिलेक्शन बनाता हूँ और उसके बाद यहाँ से राइट बॉर्डर। तो अब ये चारों तरफ से बॉर्डर हमारे पास अप्लाई हो चुका है। मैं फिर से ये दूसरे सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके नो बॉर्डर का मतलब होता है यहाँ से बॉर्डर ख़त्म करना। जिन पे अप्लाई बॉर्डर पहले आपने अप्लाई किए, अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाके नो बॉर्डर कर दें। तो देखें बॉर्डर ख़त्म हो चुका है।
उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाता हूँ और यहाँ पर जाके बॉर्डर ऑल का मतलब होता है जितने भी छोटे मोटे जितने भी सेल होंगे बीच में सब में बॉर्डर आ जाएगा। तो ये होता है बॉर्डर ऑल का काम। उसके बाद मैंने यहाँ से सिलेक्शन बनाई और उसके बाद मैं यहाँ पर जाके आउटसाइड बॉर्डर, जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया था, पहले हमने बॉटम किया, फिर टॉप, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। तो अब क्या है, अब हम अगर एक साथ इसको बॉर्डर करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो चारों तरफ से खुद ब खुद बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा इसमें। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर देखें ऑप्शन है हमारे पास थिक बॉक्स बॉर्डर। अब ये थोड़ा सा बॉर्डर की साइज़ जो है आपको बड़ी नज़र आएगी। चलिए ये बाकी जितने ऑप्शंस हैं ये आगे हम पढ़ेंगे। इरेज बॉर्डर ख़त्म करना है कहीं से तो आप लोग ख़त्म कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन आगे आएंगे, हम पढ़ते रहेंगे इनको। चलिए बॉर्डर के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है फिल कलर का। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्शन बनाई और मैं फिल कलर पे क्लिक करता हूँ तो इस पर क्या है, येलो कलर हमारा फिल हो चुका है। मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बनाई, अब देखें येलो के साइड में जो एरो है मैंने उस पर क्लिक किया। यहाँ से आप लोग मुख्तलिफ कलर चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप कलर रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि सेल में हमेशा लाइट कलर रखा करें ताकि इसके अंदर वाली लिखाई जो हो वो हमें शो हो सके। अदरवाइज़ क्या होगा, जब आप लोग प्रिंट निकालेंगे तो आपकी लिखाई आपको सही से नज़र नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर होता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर चलते हैं, ये देखें ये फ़ॉन्ट का कलर कौन सा है, जो अंदर लिखाई है उसका कलर कौन सा है, ब्लैक है। मैंने यहाँ तक सिलेक्शन बनाई और उसके बाद मैं यहाँ से जाके इसको क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए रेड हो चुका है। मैं फिर से इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जाके मैं अगर कलर दूसरा देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ। अब देखें हम अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिर से इस पर क्लिक किया और अगर मैं कोई दूसरा कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अपनी लिखाई में कोई भी कलर अपनी पसंद का दे सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर एग्जांपल अब हमने इस पर क्या क्या चीज़ें अप्लाई की हैं। हमने इसकी साइज़ जो 72 रखी, उसके बाद इसको अंडरलाइन किया है और इटैलिक भी कर लेते हैं, बोल्ड भी कर लेते हैं, इसको कलर भी दे देते हैं इस तरीके का, और इसका फ़ॉन्ट कलर हम जो है रेड रख देते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि जो भी सेल आप सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं ये सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ और देखिए इसके अंदर फ़ॉन्ट का कलर कौन सा है, रेड है, अंडरलाइन है और बैकग्राउंड कलर दूसरा है, और ये फ़ॉन्ट जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब इसमें अप्लाई किए हुए, मीन्स इसमें 7-8 जो है फॉर्मेशन हमने अप्लाई की हुई हैं। हम चाह रहे हैं कि ये सारी फॉर्मेशन जितने भी हमने इसमें फॉर्मेट्स अप्लाई किए हैं वो हम यहाँ पर इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। एक तो ऑप्शन ये होता है कि हम यहाँ पर जाएँ फिर से बार बार वही चीज़ें इसमें अप्लाई करें, लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन जो है फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है कि आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को एक बार प्रेस कर दें। ये अब सिलेक्ट हो चुका है, देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद देखें ये ब्रश बना आ रहा है, यहाँ पर जाके जस्ट कोई कहीं पर भी क्लिक कर दें, जिस भी आप फ़ॉन्ट का साइज़ जो है या स्टाइल जो है आप इस तरीके का रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो बिल्कुल ऊपर वाला सेकंड वाला मैं इसको इस तरीके से बनाना चाह रहा हूँ, मैं इस पर जाके क्लिक कर दूँगा तो देखें ये यहाँ से फिट नहीं आ रहा कॉलम। तो यहाँ पर जब आप लोग जाएंगे तो इसको हम ऑटो फिट करेंगे। यहाँ पर जैसे आप आई और जे के दरमियान जाएंगे, 2 एरो बने तो डबल क्लिक कर दें तो ये ऑटो फिट हो जाएगा जितनी इसमें लिखाई होगी। अब देखें पहले इसमें कैलिबरी था, अब इसमें टाइम्स न्यू रोमन आ चुका है। इसकी राइटिंग साइज़ भी चेंज हो चुकी है, इसके सेल का जो कलर था, बैकग्राउंड कलर था वो भी चेंज हो चुका है, और लिखाई का जो कलर था, जो इसके अंदर टेक्स्ट था, पहले हमारे पास दूसरे कलर का था, अब हमारे पास रेड कलर में आ गया है। उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारी चीज़ें अप्लाई, और फॉर्मेट पेंटर का यही काम होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट्स आ जाती हैं। इसको समझने के लिए मैं इस फ़ॉन्ट का जो है साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, देखें ये मैंने जूम किया हुआ है, जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस हिसाब से भी रखना चाहें। मैंने सेल को सिलेक्ट किया है, ये सेल कौन सा है, के, और यहाँ पर कौन सा 8, देखें K8 मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर अलाइनमेंट्स हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टॉप अलाइन, और नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है अलाइन टेक्स्ट टू द टॉप ऑफ द सेल। इस टेक्स्ट को जो भी आपने सिलेक्शन बनाई है उस टेक्स्ट की बात हो रही है, उसको अलाइन करें टॉप ऑफ द सेल, सेल के बिल्कुल ऊपर। ये अभी देखें सेल में नीचे है तो टॉप ऑफ द सेल करेंगे तो ये देखें सेल के बिल्कुल ऊपर आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मिडिल अलाइन। इससे क्या होगा कि सेल जो अंदर टेक्स्ट है सेल के अंदर वो मिडिल पे आ जाएगा। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है बॉटम अलाइन, तो जैसे पहले था वैसे ही बॉटम पे अलाइन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिडिल पे रख देता हूँ। यहाँ पर एक और ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अभी ये सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट पे अलाइन पहले से ही है, तो मैं इसको अप्लाई करूँगा तो इसमें कोई भी चेंजिंग नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये लेफ्ट में पहले ही है।
तो उसके बाद दूसरा है सेंटर में अगर टेक्स्ट करना हो या फिर राइट साइड में करना हो, ठीक है। अब अगर लेफ्ट में करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अलाइनमेंट्स आप लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। MS वर्ड में हमारे पास जस्ट ये 3 अलाइनमेंट्स थी, ये तीनों नहीं थी, इसमें हमारे पास ये तीनों अलाइनमेंट्स एक्स्ट्रा हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ओरिएंटेशन का। अब ओरिएंटेशन में क्या होता है कि आप सेल के अंदर जो भी लिखाई है उसको अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, मीन्स घुमा सकते हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, अब इसकी एंगल जो है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। देखिए ये सेल आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। उसके बाद इसी को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो आपको ये सेल के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। और इसी को अगर वर्टिकल टेक्स्ट में कर देंगे तो ये इस तरह से वर्टिकल आ जाएगा। रोटेट टेक्स्ट करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। और इसका अगर फेस जो हमने सेल लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर हम इसको फेस इसका चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो अब हम इसको अपने हिसाब से यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। हमारी मर्ज़ी, हम जिस तरह से भी अपने टेक्स्ट को रखना चाहें हम लोग इजीली इसको रख सकते हैं। देखिए अप्लाई हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इस सेल के अंदर मैं सबसे पहले कुछ और लिख देता हूँ, मैं ABC इसको कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट ये दोनों ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेल के अंदर लिखा हुआ ABC तो हम इसको जब चेंज कर रहे थे सेंटर, यहाँ से फिर हम राइट लेफ्ट, ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ से अप्लाई कर रहे थे। लेकिन हमें एक और ऑप्शन मिल जाते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इसकी मदद से भी हम सेल को आगे मूव कर सकते हैं इंक्रीज इंडेंट की मदद से, और डिक्रीज इंडेंट की इसको बैक में मूव कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस का ये काम है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा हेलो दिस इज माय एक्सेल फाइल, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा। उसके बाद देखें ये जो अगर सेल की बात करें M और यहाँ पर 11, ये M11 पे है और ये सेल N11 पे है, मतलब 2 सेल और ये तीसरे सेल पे भी हमारा डेटा जो है O11 पे भी जा रहा है। लेकिन अगर आप फार्मूला बार में देखें तो आपको ये ब्लैंक नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है, जबकि M11 में आपको ये पूरी लाइन लिखी नज़र आ रही है। इसका मतलब है ये जो हमारा डेटा है इस सेल के अंदर वो हमारा M11 में है, आगे वाले सेल्स में हमारा डेटा नहीं है, ये जस्ट हमें यहाँ पर शो हो रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पर कोई भी कुछ लिखेगा 1 2 3 तो देखें फाइल हाइड हो चुका है, और अगर यहाँ पर भी कुछ लिखें ABC तो देखें यहाँ पर भी अब हमारी जो लाइन है वो हाइड हो चुकी है। इसका मतलब है ये जो हमने लिखी थी ये दूसरे सेल्स को डिस्टर्ब कर रही है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम यहाँ पर जाके अगर हम M और N के यहाँ पर बॉर्डर में जाके जब ये 2 एरो बने आप इस पर डबल क्लिक कर दें तो आपके सेल में जितना भी डेटा होगा वो कंप्लीट आपको दिखाई देगा और ये ऑटो फिट हो जाएगा। देखिए ये ऑटो फिट हो गया। लेकिन मैं एक स्टेप बैक जाता हूँ, एक स्टेप बैक जाने के लिए Ctrl+Z, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लिखाई है ये आगे वाले सेल पे ना जाए और जैसे ही मैं लिखता जाऊँ ये नीचे आती जाए यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे देखें अब ये आपको इसी में नज़र आ रहा है, हेलो दिस इज़ माय एक्सेल फाइल। तो रैप टेक्स्ट का ये काम होता है। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर ज़्यादातर हम लोग हेडिंग में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी हेडिंग देना चाहता हूँ तो मैं इन सेल जितने भी मैंने सिलेक्ट किए इनको मर्ज करूँगा। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, उनको मिला के और इसमें अब जो भी हम लिखेंगे वो सेंटर में आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने जो है कोई भी हेडिंग बनाना चाहता हूँ, ब्राइट फ्यूचर स्किल्स, ओके, तो इसको अगर देखें अब मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी करना चाहूँ, उसके बाद इसको टाइम्स न्यू रोमन में कर दूँ और भी इसको मज़ीद बड़ा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और उसके बाद इसकी
इसकी अलाइनमेंट भी मैं सेट कर सकता हूँ। जबकि अगर मैं इनको मर्ज नहीं करता तो ये एक सेल में इस तरह से ये फिट नहीं आता। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि सेल्स को मर्ज करते हैं ताकि हम अच्छी सी हेडिंग दे सकें। किसी भी हेडिंग कुछ भी हो सकती है, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं तो हेडिंग उस हिसाब से होगी। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर जो है इस सेल की फॉर्मेशन है कि इसको किस फॉर्मेट में रखना है। अब यहाँ पर देखें जर्नल, सबसे पहले जर्नल फॉर्मेट में का मतलब होता है जो आप लिखेंगे वही इसमें शो होगा। मैंने इस पे 100 लिखा तो 100 ही शो होगा। और अगर मज़ीद इस पे जाएंगे तो दूसरे जो हमें सेकंड नंबर पे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है नंबर का। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर नंबर सिस्टम में लिखा आएगा। जो मैंने 100 लिखा है उसके साथ .00 भी लग जाएगा। अब लाजम नहीं है कि 100 और 500 लिखूंगा तो भी उसके साथ .00 आ जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर टैगिंग वगैरह का काम होता है या प्राइस वगैरह लगानी होती है, तो प्राइस आपको पता है कि इस तरह से लिखी जाती है .और 00 या कुछ पैसे भी हो सकते हैं। तो आपने यहाँ से नंबर सिस्टम चेंज करना है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अगर 5 लिखते हैं तो वो फिर सही तरीके से नहीं आती। फिर हम यहाँ पर .00, ये एक सही तरीका नहीं है और उसके बाद ये यहाँ पर शो भी नहीं होगा। तो इसको शो कराने के लिए आपने यहाँ पर जाके नंबर सिस्टम पे लगा देना है तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद करेंसी, अगर आप इसी जो भी आपने लिखाई जो भी लिखी है उसके साथ अगर आप करेंसी की साइन लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर करेंसी की साइन आ जाएगी। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आता रहे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, अगर मैं दोबारा जाकर इसको फिर अकाउंटिंग में क्या होता है कि ये जो डॉलर की साइन है ये यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, बज़ाहिर अगर आप देखें इनका फ़र्क जो अकाउंटिंग में जो डॉलर की साइन है और उसमें दूसरे ऑप्शन में जो डॉलर की साइन है उनका ये होता है कि करेंसी लगाएंगे तो ये डॉलर की साइन इसके साथ ही आ जाएगी। अगर आप अकाउंटिंग पे जाएंगे तो डॉलर की साइन थोड़ी सी दूर चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाते हैं हमें। और भी यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन है। लॉन्ग डेट लगाना चाह रहे हैं, शॉर्ट डेट, तो ये उस हिसाब से होते हैं। या इसको परसेंटेज फॉर्म में आप लिखना चाह रहे हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, साइंटिफिक टर्म इनमें कोई यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 0900, तो यहाँ पर देखें 0 इसके आगे से कट गया है तो इसको आपने यहाँ पर जाके इसको टेक्स्ट में कर देना है। तो फिर क्या होगा, जब आप यहाँ पर 0900 लिखेंगे तो यहाँ पर आगे 0 आ जाएगा। ये भी काफ़ी बार हमें प्रॉब्लम होती है कि हम कोई नंबर वगैरह जब ऐड कराते हैं तो उसमें 0 ऐड नहीं होता। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि कोई भी नंबर जब ऐड करें 09 या 00, अगर आपने इनिशियली 0 देना तो उसके बाद 2-3 नंबर के बाद आप डैश लगा दो और फिर आप जो भी नंबर लिखेंगे तो वो 0 वहाँ पर रहेगा। अदरवाइज़ इसका तरीका ये होता है, अगर आप डैश नहीं लगाना चाह रहे तो उसको क्या करें, टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। पहले उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है 0900 लिखना चाहता हूँ तो इसको सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट करें और फिर मैं इसको 0900 लिख रहा हूँ। अगर मैं 0900 पहले लिखूँगा और फिर मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा तो भी कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके होते हैं। अगर आप 0 यहाँ पर ऐड कराना चाह रहे हैं तो आप लोग करवा सकते हैं। ओके जी, उसके बाद यहाँ पर ये दूसरी शीट में मैं आ गया हूँ और यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप खुद से भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ लिखता हूँ और आगे कोई भी साइन वगैरह ऐड करानी तो आप यहाँ से करा सकते हैं। इसको परसेंटेज में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या कोई भी डॉट वगैरह अगर आप इसमें देना चाहें करेंसी फॉर्म में तो भी आप कर सकते हैं। अगर डॉट के बाद 0 इंक्रीज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या डिक्रीज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास आता है हाईलाइट सेल। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो है ये सेल जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट क्या करे, ग्रेटर देन, वो सेल हाईलाइट करे जिनके नंबर ग्रेटर देन 80 हो। तो अब देखें वो सेल हाईलाइट हो चुके हैं जिनके नंबर ग्रेटर देन 80 हैं। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि अगर कोई लिस्ट है उसमें से हम जानना चाह रहे हैं कि हमें वो सेल हाईलाइट करे जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं 90 से अबव हो, तो ये भी हम उसमें जो है काम ला सकते हैं इसको। अब ऑटो फिल्म कलर कौन सा होना चाहिए ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहीं पर लेस देन, उस नंबर से अगर छोटा, दरमियान अगर उस नंबर के दरमियान या उसके बराबर, या आप खुद से भी इसको देख सकते हैं क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन है ताकि जल्द से जल्द जो है हम आगे वाली चीज़ें कवर कर सकें। टेक्स्ट दैट कंटेन, ऐसा सेल जो है आपने हाईलाइट करवाना है जिसमें कोई टेक्स्ट हो या कोई डेट हो, या डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर कराना चाह रहे हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो है मैं यहाँ तक आ गया और मैं चाह रहा हूँ कि इस सेल में जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है हाईलाइट हो। यहाँ पर देखें ये हो चुकी हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी टेबल वगैरह आप ऐड करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पर वर्ड में हम लोग टेबल
कभी भी ऐड करवा रहे थे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें टेबल यहाँ से ऐड करानी पड़ेगी। ये बता रहा है कि आपकी टेबल में जो है हेडर्स हैं, यस हमारे पास टेबल में हेडर्स हैं। तो ये देखें, ये इसमें आपके पास जो है टेबल जो है इंसर्ट हो चुकी है। मज़ीद आप जो भी टेबल इनमें ऐड कराना चाहें, यहाँ से डिफरेंट टेबल के स्टाइल्स हैं, आप वो भी करा सकते हैं। मैं टेबल को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसी पेज पे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सेल। अच्छा, यहाँ पर है सेल स्टाइल कि आप इन सेल्स को जो है कौन से स्टाइल में रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ से इन सेल को जो है डिफरेंट स्टाइल्स में भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपको अपने से खुद से सेल बनाना है, सेल स्टाइल या मर्ज सेल स्टाइल, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट बहुत ही काम का टूल है, ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 10 या 20 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है 79 स्टूडेंट्स की लिस्ट है। मैं चाह रहा हूँ कि 10 नंबर में मुझे कोई एंट्री करनी है, तो हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या एंट्री करनी है। अब लाजम है अगर किसी स्टूडेंट की 10 नंबर पर हमें एंट्री करनी है तो उसका नेम अलग होगा, फादर नेम अलग होगा, उसका स्कूल यहाँ पर, और उसके साथ साथ उसका रोल नंबर, उसका स्कोर जो है वो सारी चीज़ें यहाँ से अलग होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जो आपको चेंज करनी है, लाजम इसका रोल नंबर, नेम और फादर नेम, स्कूल वगैरह, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो आपने ये सिलेक्ट करनी है और इंसर्ट में जाके इंसर्ट सेल कराने। तो अब जितने भी सेल इंसर्ट हैं, ये CDEFG, ये सारे जो है सिलेक्टेड हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर इंसर्ट हो जाएंगे। अब ये आपसे ये ऑप्शन पूछेगा कि इंसर्ट करे और जो सेल सिलेक्टेड है उनको क्या करें, शिफ्ट सेल डाउन, यहाँ से आप लोगों ने इसको कर देना है। याद रखिएगा और ऑप्शन नहीं कीजिएगा, शीट ख़राब हो जाएगी। आपने शिफ्ट सेल डाउन मतलब है ये सेल जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखें ये इंसर्ट हो चुका है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी हम नाम एंटर करना चाह रहे हैं, ABC, मैंने इसका नाम दे दिया। फादर्स नेम भी आप कोई भी दे दें जो भी आपके पास हो, स्कूल भी उसका आप दे दें, और उसके बाद उसका रोल नंबर भी आप जो है वो भी आप दे सकते हैं। इस तरह से किसी भी हम जो है एंट्री जो अगर हमसे रह गई तो वो हम इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, मैं इसको Ctrl+Z कर रहा हूँ। Ctrl+Z होता है कि जितने स्टेप हम जो है पीछे जा सकते हैं, Ctrl+Z करके जो भी हमने काम किया है उन काम को हम लोग ख़त्म करके हम लोग पीछे जा सकते हैं। ऑलराइट, इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग देखें, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, COD, यहाँ से देखें मैंने इनको सिलेक्ट किया हुआ है। तो इंसर्ट में जाके अगर आप इंसर्ट शीट रो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अब हम रो नंबर कौन से 14 पे, शीट रो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या है, देखें 14 पे एक पूरी रो जो है दूसरी इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से जो है कॉलम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, अभी हम COD कॉलम पे हैं, तो आप इंसर्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉलम जो है COD पे 2 कॉलम आ चुके हैं हमारे पास। इनको ऑटो फिट कर देते हैं, देखें। और यहाँ पर इंसर्ट टेबल रो अबो, तो जहाँ पर हमारा सेल था, हम इस पे 15 नंबर रो पे हैं और 10 नंबर जो सिलेक्शन है, हम यहाँ पर आके अगर हम इंसर्ट रो अबो करते तो इसके ऊपर देखिएगा 10 नंबर के ऊपर एक और 15 नंबर की जगह, ये जो 15 नंबर है इसकी जगह दूसरी रो आ जाएगी, ये डेटा जो है नीचे चला जाएगा। अब वो हमने करना है, ये देखें 15 नंबर पे एक और एम्प्टी जो है हमारे पास रो आ चुकी है। इसी तरीके से अगर हम जो है इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट, अगर हम जिस भी कॉलम पे, अभी हम C कॉलम पे हैं, इसके लेफ्ट अगर हमें कोई भी ऐड करवाना है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हूँ, ये देखें फादर्स नेम के लेफ्ट मीन्स यहाँ पर इस साइड जो है हमें कोई भी अगर कॉलम ऐड करवाना है तो हम यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। आप देखें यहाँ पे ऐड हो चुका है। इंसर्ट शीट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास, ये देखें ये इतनी सारी शीट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। अगर हम एक और शीट कराना चाह रहे हैं तो ये देखें ये न्यू शीट हमारे पास आ चुकी है। और उसके साथ साथ यहाँ इंसर्ट के बाद हमें जो है एक और ऑप्शन मिल जाता है डिलीट का। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से कोई भी अगर ये जो डेटा है ये डिलीट करना है तो यहाँ पर जाके डिलीट में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। डिलीट ये जो है सेल, डिलीट सेल करेंगे तो ये सारे सेल जो है डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मैं जस्ट यहाँ से जो है ये डेटा डिलीट करना चाह रहा हूँ तो उसके बाद यहाँ पर जाके इसको मैं डिलीट सेल कर दूंगा। उसके बाद यही पूछ रहा है शिफ्ट सेल अप मीन्स अगर ये डिलीट हो जाए तो नीचे वाले सेल ऊपर आ जाए या क्या हो जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये बाकी के सेल जो है लेफ्ट में मूव हो जाएंगे। एंटायर रो तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। एंटायर कॉलम तो क्या होगा, CDE कॉलम डिलीट हो जाएंगे। एंटायर रो करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर C9 जो है C9 तो सेल है, लेकिन जस्ट ये 9 जो है ये हमारे पास रो है, ये हमारी पूरी जो है रो ये डिलीट हो जाएगी। हम जस्ट अभी सेल को डिलीट करते हैं और बाकी सेल को शिफ्ट ले आते हैं। देखिए यहाँ पर जो जेन का डेटा था वो सारा डिलीट हो चुका है। मैं Ctrl+Z करता हूँ, ये वापस आ गया। Ctrl+Z एक स्टेप पीछे जाने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर डिलीट में डिलीट आप रोज भी कर सकते हैं कि इसमें जितनी भी रो हो डिलीट शीट रोज। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 9 नंबर रो है, तो 9 नंबर रो में क्या क्या चीज़ आ रही है, ये सीरियल नंबर भी आ रहा है, नेम, फादर नेम, स्कूल और रोल नंबर 123 और ये 5। ये देखिएगा जब आप डिलीट रो करेंगे तो सारी रो आपकी डिलीट हो गई। देखिए 5 नंबर एंट्री जो है डिलीट हो चुकी है, 123 रोल नंबर भी यहाँ से ख़त्म हो चुका है।
मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि ये वापस आ जाए। उसके बाद इसके साथ साथ आप डिलीट शीट कॉलम्स भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से कॉलम खत्म होंगे, ये देखें ये सिलेक्शन बनी हुई है। यहाँ पर ये जो थोड़े से आपको ये डिफरेंट कलर इनका नजर आ रहा है, इट मीन्स ये सारे सिलेक्ट हैं। यहाँ पर अगर डिलीट कॉलम करेंगे तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये कॉलम डी सिलेक्ट है। डिलीट कॉलम करेंगे तो ये डी कॉलम जो है हमारे पास डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए खत्म हो चुका है। मैं इसको दोबारा से कंट्रोल Z करता हूँ ताकि ये वापस आ जाए, वो सारी डिलीट हो जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर डिलीट शीट, अगर हम डिलीट शीट करेंगे तो ये सारी रिजल्ट वाली शीट जो है डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भी अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिल सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट में रो की हाइट, अब देखें रो नंबर 10 पे अगर मैं इसकी हाइट जो है बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखें ये रो नंबर 10 की जो है हाइट यहाँ पर बढ़ चुकी है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर आएंगे ऑटो फिट मीन्स के उसकी जितनी इसके अंदर लिखाई है उतनी उसकी फिट जो है साइज हो जाए। और उसके साथ साथ कॉलम विड्थ भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब ये कॉलम की विड्थ, ये डी वाले कॉलम पे हम इसको मैंने 50 कर दिया, उसके बाद ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देखें इसकी साइज जो है बढ़ चुकी है। उसके बाद मैं फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि ये बैक हमारे पास वैसी कंडीशन में आ जाए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलें इसकी जो है विड्थ वो मैं बढ़ा देता हूँ और देखें ये डी कॉलम ये रहा, इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। इसको अगर ऑटो फिट कर देंगे तो वापसी उसी कंडीशन में आ जाएगा जितनी इसके अंदर लिखाई होगी। तो यहाँ से अगर ये एक और भी ऑप्शन है, मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ। अगर आपको यहाँ पर ऑटो फिट करना है तो यहाँ पर जाके आपको जब डबल एरो नजर आए तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट विड्थ, जो भी डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ होगी उसमें अगर आप लोग करना चाहें तो उस हिसाब से भी रख सकते हैं इसको। उसके साथ साथ हाइड एंड अनहाइड है, हाइड रो करना चाहें तो ये देखें मैं कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पर 10 नंबर रो हमारे पास सिलेक्ट है, ये जो हाईलाइटेड रो है। अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा ये हमारे पास हाइड हो चुकी है। उसके साथ अगर मैं इस कॉलम को जो है सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, उसके बाद हाइड में जाके इसको अगर हाइड कर देता हूँ तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा हमारे पास। अनहाइड करने के लिए अनहाइड शीट, अगर आप हाइड शीट करना चाह रहे हैं तो शीट भी आप लोग हाइड कर सकते हैं। अनहाइड रो, अगर कोई भी रो हाइड है तो उसको आप अनहाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये जो है 3-4 रोज जो है इनको हाइड कर देता हूँ सबसे पहले। तो देखें यहाँ पर ये हाइड है। अब अगर इनको अनहाइड करना है हम लोग यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद अनहाइड रो करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको कोई भी प्रोसेस नजर नहीं आया, ना ही ये अनहाइड हुई। यहाँ पर थोड़ी सी बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें एक बात और, हमें कैसे पता चले कि कौन सा कॉलम और कौन सी रो जो है हाइड है। 9 के बाद 13 मीन्स के 10, 11, 12 हाइड है। A, B, C और E यानी कि D जो है हमारा कॉलम वो हाइड है। अब आपने यहाँ से सिलेक्शन बना लेनी है रेंज, यहाँ इस जिनके दरमियान हाइड है उनको पहले सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर जाके और इनको कर दें आप लोग जो है अनहाइड रो। जितनी भी हाइड होंगी वो आपके पास अनहाइड होंगी, अदरवाइज दूसरे तरीके से नहीं होंगी। अब डी को अगर अनहाइड करना है तो डी, सी और ई के दरमियान आ जाता है। यहाँ पर जाके इसको आप लोग कर दें अनहाइड तो डी आ गया। वैसे अगर आप यहाँ पर जाके अनहाइड कॉलम करेंगे तो आपके पास ये डी शो नहीं होगा। आपको सिलेक्शन जो है इसकी बनानी पड़ेगी, उसके बाद इसको अनहाइड कर दें। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है रीनेम शीट, मूव कॉपी। अगर आप इन शीट्स को इधर उधर मूव करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं और उसके बाद इसको अगर रीनेम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं और इस ऑप्शन में जाके फॉर्मेट में यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। और अगर आप इसको मूव कराना चाहें तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पर टैब कलर, टैब अगर ये जो रिजल्ट का टैब है आप इसको अगर डिफरेंट कलर देना चाह रहे हैं और यहाँ पर जाके इस टैब को अगर आप दूसरा कोई कलर देना चाह रहे हैं तो आप मुख्तलिफ कलर्स जो है इन पे अप्लाई कर सकते हैं टैब्स पे। उसके साथ साथ प्रोटेक्ट जो है शीट, ये जो है आपने अगर प्रोटेक्शन इसमें लगानी है 1 2 3 4 5, मैं ऐसे पासवर्ड को डमी दे देता हूँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या है इसके कंफर्म पासवर्ड जो है वो सेम नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो अब देखें ये पासवर्ड इसमें लग चुका है। जितने भी एडिटिंग के सारे ये जो जितनी भी चीज़ें थी एडिटिंग की वो सारी यहाँ से हाइड हो चुकी हैं। इसको अगर अनप्रोटेक्ट करना है यहाँ पर राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट और उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा आप वो एंटर कर दें तो ये जो है अनहाइड हमारे पास हो जाएगी। तो पासवर्ड सही नहीं लगा, पासवर्ड आप लोगों ने सही से लगाना है इसमें। तो 1 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें फिर आपके पास अवेलेबल हो चुकी हैं। लॉक सेल, कुछ अगर सेल वगैरह आपने लॉक करने तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल में भी इसके वही चीज़ें जो हमने अलाइनमेंट्स वगैरह पढ़ी थी इनकी, ये उसी चीज़ पे काम करता है। जो ओरिएंटेशन वगैरह यहाँ पर हम पढ़ कर आए ये वही चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऑटो सम, अगर हमें इनका सम करना है, ठीक है,
तो इसको यहाँ पर सिलेक्शन बना के ये 50 बनते हैं, तो यहाँ पर जाके ये देखें इसका ऑटो सम आ गया। यही सेम चीज़ अगर हम 10, 20 और 20 करते हैं, यहाँ पर यही चीज़ अगर शॉर्ट की से करनी है तो शॉर्ट की इसकी अल्ट इक्वल टू होती है। यहाँ पर साइड पर आपको ये शॉर्ट की नज़र आ रही होगी, अल्ट इक्वल टू इसकी शॉर्ट की होती है। और भी मजीद इसमें फार्मूले हैं। एवरेज का फार्मूला अगर आप निकालना चाहें, काउंट नंबर के इस लिस्ट में कितने नंबर हैं, तो 4, 1, 2, 3, 4, ये डिजिट नहीं कह रहा, ये नंबर कह रहा है कि हर सेल में कितनी एंट्री है। तो हर सेल में एक एंट्री, यहाँ पर 10, 20 फिर 50। उसके बाद मैक्सिमम नंबर इनमें कौन सा है, तो 50 है। उसके बाद इनमें सबसे छोटा सा नंबर कौन सा है, अगर इस लिस्ट में मैं आपसे पूछूंगा सबसे छोटा सा नंबर कौन सा है, तो 4 है। तो यहाँ पर आपको ये मिनिमम बता रहा है। मजीद इसमें जो है उसके बाद यहाँ पर ये फिल का नंबर आ जाता है। हम यहाँ पर अगर डाउन फिल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, ये नंबर मैंने लिखा, मैंने इसको सिलेक्शन बनाई, उसके बाद डाउन फिल, तो ये सारी चीज़ें फिल डाउन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आके राइट अगर मुझे सिलेक्शन करनी तो राइट हो जाएगी। उसके बाद इसी पे अगर अप सिलेक्शन करनी तो अप हो जाएगी। उसके बाद अगर इसी पे हमें जो है लेफ़्ट सिलेक्शन करनी है, लेफ़्ट फिलिंग करनी है, तो यहाँ पर लेफ़्ट हो जाएगी। उसके बाद क्लियर में क्या आता है, अगर आप यहाँ पर आएँ तो क्लियर में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। क्लियर ऑल का मतलब होता है इसके अंदर जितना भी डेटा था, कंटेंट, सारी चीज़ें इसमें डिलीट हो चुकी हैं। क्लियर फॉर्मेट मतलब होता है कि इसमें जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है, हमने इसको हाईलाइट किया था, वो सिर्फ डिलीट हुई है। क्लियर कंटेंट मीन्स इसके अंदर की जो भी आप इसमें देखें, हमने फॉर्मेट जो है इसको फॉर्मेटिंग की है और इसमें कंटेंट जो है वो है तारिक हुसैन, वो भी लिखा हुआ है। तो हम लोग क्लियर कंटेंट करते हैं तो इसमें फॉर्मेशन रह गई और कंटेंट इसका डिलीट हो गया। उसके बाद अगर आपने इस पर कोई कमेंट दिया है वो भी क्लियर कर सकते हैं और आप हाइपरलिंक दिया है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर का एक अलग से हम लोग, क्योंकि इस ऑप्शन को समझने के लिए हमें अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइंड की जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल F होती है। अगर आपने कोई भी यहाँ पर चीज़ ढूंढनी है तो आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंप्यूटर ढूंढता हूँ, मैंने लिखा कंप्यूटर, फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो ये बता रहा है कि इसमें सर्चेस नहीं है। यहाँ पर मोर ऑप्शन में बस यही चीज़ आप लोगों ने समझनी चाहिए कि ये फाइंड कहाँ पर करें, विद इन शीट और वर्कबुक। शीट और वर्कबुक का आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ये जो एक रिजल्ट है शीट 3 अटेंडेंस, ये शीटें कहलाते हैं। जब ये कॉम्बिनेशन सारे मिलके तो ये एक वर्कबुक बनाते हैं। वर्कबुक का मतलब होता है वर्कबुक में कहीं पर भी ये देखें, ये अब शीट 1 में कंप्यूटर लिखा है तो इसने पूरे वर्कबुक में उस चीज़ को ढूंढ लिया। अगर जस्ट शीट करेंगे तो इसी शीट में ढूंढेगा। उसके बाद यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है। रिप्लेस का मतलब होता है कंप्यूटर जो आप लोग सर्च कर रहे हैं उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करें। तो मैं चाह रहा हूँ कंप्यूटर को जो है वो कॉम में कन्वर्ट कर दें, तो इसको रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सारे जितने भी कंप्यूटर लिखे हुए थे वो कॉम में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर मैं चाह रहा हूँ इस कॉम को जो है कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दे, तो मैंने लिखा कंप्यूटर, लेकिन अब मैं यहाँ पर बारी बारी में चाह रहा हूँ इसको कन्वर्ट करें। एक अगर आपने एंट्री को रिप्लेस करना है तो यहाँ से हो सकता है। अगर आप कंट्रोल रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सारी एंट्रीज हो जाएगी। इसको अगर आपने रिप्लेस नहीं करना तो इसको छोड़ दें, फिर हम फाइंड नेक्स्ट कर दें, रिप्लेस कर दें। इस तरह से आप लोग जो है अपनी सिलेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। देखिए सम का फार्मूला तो हमने अभी पढ़ा था किसी भी चीज़ को सम करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एक और फार्मूला आ जाता है सम इफ़ का। ठीक है, सम इफ़ का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ है MS एक्सेल में, तो इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं हमें, यह भी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बाइक्स हैं, कार्स हैं और यहाँ पर हम बसेस लिख देते हैं। ठीक है, और भी कोई लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये 3 हमारे पास एंट्री हैं लेकिन काफ़ी मिकदार में हैं। फिर हम लिख देते हैं बसेस और कार्स, इसी तरीके से कार्स और यहाँ पर बसेस, यहाँ पर बाइक्स एंट्री कर देते हैं हम। यहाँ पर फॉर एग्जांपल बाइक्स की एंट्री यहाँ पर 5, तो कैप्स लॉक ऑन नहीं था, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ एंट्री है सम इफ़ को समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर ऑल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके इस चीज़ की। देखिए अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर टोटल बाइक्स कितनी हैं, तो क्या होगा कि मैं लिखूँगा इक्वल टू और सम, जो हमने सम वाला फार्मूला पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ भी अगर आप ये लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल एक बाइक्स का ये है कामा, और उसके बाद फिर बाइक्स का ये है कामा, और उसके बाद बाइक्स सॉरी ये नहीं है, बाइक्स का ये दूसरा कॉलम है तो इसको ख़त्म कर देते हैं। कामा के बाद बाइक्स का दूसरा ये है और फिर हम कामा लगा देते हैं, और उसके बाद बाइक्स का
यहाँ पर थर्ड वन ये है, तो 1 2 और ये 3 एंट्रीज हैं, तो 5 and 6 11, 11 and 4 तो 15 हो गए। तो हम अगर इसको देखना चाहें तो 15 है। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर मालूम करना चाहूँ कार्स कितनी है, मतलब कि हर एक एंट्री के लिए हमें दोबारा से वहाँ पर एंट्री करनी पड़ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम जो भी लिखें, कार्स लिखें, बसेस लिखें, बाइक्स लिखें, तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए। उसके लिए हमारे पास सम इफ़ का फार्मूला होता है, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब रेंज, ठीक है, रेंज का मतलब होता है कि ढूंढे कहाँ पे, तो इसको यहाँ पर ढूंढे, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम ये दे देते हैं कि यहाँ पर जो भी लिखा हो वो ढूंढे, ठीक है। उसके बाद कामा, यहाँ पर नीचे आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, और सम रेंज, सम रेंज में हम ये दे देंगे, तो और ब्रैकेट ओवर। देखिए अब ये कार्स 14 बता रहा है, तो देखते हैं कार 14 है, 2 and 7 9, 9 and 5 14। अब अगर हम यहाँ पर बसेस लिखें, लेकिन बसेस लिखने से पहले हम बसेस को काउंट कर लेते हैं, 4 and 5 9, 9 and 8 17, तो बसेस 17 होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए 17 है। इसी तरीके से बाइक्स लिखें, तो बाइक्स हमारे पास ये दोनों देखें जो वैसे लिखना है हमें, ठीक है। तो बाइक्स हमारे पास 15 आ रही हैं, देख लेते हैं, 5 और 6 11, 11 and 4 कितनी हुई 15। तो देखें ये काम कर रहा है। अब ये केस सेंसिटिव नहीं है कि आपकी मर्ज़ी आप बसेस इस तरीके से लिखें या फिर कैपिटल में लिखें या फिर स्मॉल में लिखें, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये देखें ये हमें दिखा रहा है। तो ये होता है सम इफ किसी भी आइटम को फाइंड करने के लिए। ये तो हमारे पास एक छोटी सी लिस्ट है, इसमें हमारे पास 3 आइटम है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग फर्ज करें कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, बहुत ज़्यादा एंट्री है, यहाँ पर आपके पास 150 तकरीबन 200-300 से ज़्यादा जितने भी आप लगा लें, या थाउजेंड्स में आपके पास आइटम्स हैं, या आप लोग सुपरमार्ट की लिस्ट बना रहे हैं, उसमें तो फिर हज़ारों की तादाद में आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये आपको यूज़फुल हो सकता है। अगर आपको देखना हो कि हमारे पास जो है बसेस की कितनी एंट्री हुई है, बाइक्स की, या सुपरमार्केट के हिसाब से कोई भी आइटम हो सकते हैं, इट्स अप टू यू। जो भी जिस भी कंपनी में आप या जिस भी जहाँ पर भी आपकी जॉब होगी उनकी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। चले अब आगे बढ़ते हैं। तो चले अब बात कर लेते हैं फ़िल्टर की। देखिए फ़िल्टर वर्ड का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ को आप फ़िल्टर आउट करें, जो भी आपकी पसंद की चीज़ हो आप उसको अलग करें, जो नापसंद की चीज़ें हैं आप उनको अलग से छोड़ दें या उनको आप अलग करके रखें। फ़िल्टर का मेन मकसद ये है। तो यहाँ पर अगर आप फ़िल्टर में जाते हैं तो आपको नीचे ये लाइन लिखी मिलती है, अरेंज डेटा सो दैट इट इज़ ईजियर टू एनालाइज। डेटा को इस तरह से अरेंज किया जाए कि आप उसको एनालाइज जो है ईजी कर सकें। अब कैसे? अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट को अगर आप एंड तक देखें तो 79 या कितने भी ये स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट है। अब यहाँ पर इस लिस्ट में बहुत सारी जो है डेटा हमें मिल जाती है देखने को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर है, उसके बाद नेम, फादर्स नेम, स्कूल, रोल नंबर, स्कोर और सिग्नेचर। अगर इसका फ़िलहाल काम नहीं है, मैं इस जो कॉलम को हाइड कर देता हूँ। कॉलम हाइड के लिए हमारे पास जो शॉर्ट की होती है Ctrl+0, आपको साइड पे स्क्रीन पे लिखी भी नज़र आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं ये जो हमारे पास यहाँ पर डेटा है, इसमें फ़िल्टर का क्या काम है और किस तरह से हम यूज़ में ला सकते हैं। ये कंपटीशन जो है हुआ था, उसमें डिफरेंट स्कूल्स ने जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद देखें, अब समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप नेम ऑफ़ स्कूल्स देखें तो यहाँ पर ये सीरीज़ वाइज यहाँ सब स्कूलों के नाम जो हैं एक साथ नहीं हैं, तो मुख्तलिफ़ स्कूलों के नाम अलग अलग से हैं। यहाँ पर काफ़ी स्कूल मिलते जुलते भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये अरेंज नहीं है। फ़िल्टर की मदद से हम उनको अरेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नेम देखें तो नेम सबसे पहला नाम जो आई से फिर एन फिर ए, तो यानी कि नेम जो हैं वो भी अच्छे से जो हैं हमारे अरेंज नहीं किए हुए। वो अगर हमें यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमें नेम जो होते हैं वो ABCD वाइज करने हो, मीन्स असेंडिंग या डीअसेंडिंग, A to Z या Z to A। अगर हमें फादर्स नेम जो हैं वो A to Z या Z to A वो करना, तो वो हम कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि सब स्कूल डिफरेंट, यानी कि अगर इसमें डिफरेंट स्कूल्स हैं, कोई भी पर्टिकुलर स्कूल्स हम चाह रहे हैं कि वो उनका डेटा सिर्फ जो है अरेंज हो जाए,
ठीक है, तो वो भी आप जो है अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग फ़िल्टर ये जो रोल नंबर है, रोल नंबर को छोड़ दें, स्कोर है, इसको भी आप अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके जी, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से जो है काम। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर जो ये नेम है, मैं चाह रहा हूँ कि इन नेम्स को जो है मैं अरेंज करूँ जो है अल्फ़ाबेट के हिसाब से। पहले ए वाले सारे नाम आ जाएं, फिर बी वाले, फिर सी वाले। सबसे पहले हमें वहाँ तक सिलेक्शन करनी पड़ेगी जहाँ तक हमारा डेटा हो। याद रखिएगा, मुझे अगर अप्लाई जो है फ़िल्टर वो इस पर करना है, ये जो फर्स्ट नेम है, तो उससे ऊपर वाला मुझे सेल सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाऊँगा तो क्या होगा कि ये जो फर्स्ट वाली रो नंबर 5 है, मीन्स ये जो 1 नंबर वाली एंट्री है, इस पे मेरा फ़िल्टर अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि सिलेक्शन हमेशा एक रो ऊपर करनी है आप लोगों ने। अगर फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई करना है तो यहाँ से सिलेक्शन करनी पड़ेगी, अगर इन पे भी फ़िल्टर अप्लाई करना है तो यहाँ से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं, यहाँ से हम सिलेक्शन अपनी बनाते हैं। यहाँ पर देख लें, मैंने इनको सिलेक्ट किया और नीचे जितना भी आपका डेटा है उसको भी आप लोग सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ तक जो है हमारा डेटा है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब फ़िल्टर यहाँ से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। फ़िल्टर पे आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए हमारे पास शॉर्ट कीज़ होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल आप जैसे प्रेस करेंगे, साइड पे आपको लिखी नज़र आ रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ से देखें इनमें छोटे से एरो बन गए हैं। इसका मतलब है फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। अब ये जितनी भी सिलेक्शन हमने की हुई है ये सारी फ़िल्टर के अंदर आ रही हैं। यहाँ से हमें मालूम होता है कि जहाँ पर ये एरो लगे हुए हैं इन सारे कॉलम्स में जो है वो फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। फ़िल्टर हटाने के लिए भी वही शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। देखें वो एरोज़ जो हैं हट चुकी हैं। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि फ़िल्टर लगाते कैसे हैं और हटाते कैसे हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल, मैंने दोबारा से फ़िल्टर को अप्लाई कर दिया है। अब बात होती है समझने की कि हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है। हम चाह रहे हैं कि ये जो नेम्स हैं ये अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से मीन्स असेंडिंग में हो जाएं, तो इसको क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सॉर्ट बाय A to Z, Z to A। तो हमें A to Z करने। अब हम इस पे जैसे क्लिक करेंगे, अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको A से पहले नाम नज़र आ रहे हैं। फिर आपको अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएँ तो यहाँ पर अगर B से कोई एंट्री होती तो वो आ जाती। फिर यानी कि ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज हो चुके हैं। तो अब देखने की बात यहाँ पर ये है कि हमारे ये जो अरेंजमेंट है वो हो चुकी है। उसके बाद देखें हमने अरेंज किया है A to Z, ठीक है। तो ये नेम जो हैं वो A to Z हो गए, इनके फादर्स नेम, स्कूल वगैरह, ये सारी चीज़ें, रोल नंबर वगैरह इनके अरेंज हो चुके हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इनके जो, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने की है कि इनके सीरियल नंबर भी जो हैं वो हमारे पास जो हैं मिसमैच हो गए हैं। तो फ़िल्टर हमेशा आप कोशिश किया करें कि सीरियल नंबर्स पे ना लगाया करें, क्योंकि सीरियल नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सीरियल नंबर इनके चेंज हो गए तो कोई मसला नहीं, लेकिन दूसरी चीज़ें चेंज ना हो, जैसा कि फादर्स नेम है, स्कूल है और रोल नंबर, ये चीज़ें स्टूडेंट्स की चेंज ना हो तो बेहतर है। अदरवाइज़ डेटा जो है मिसमैच हो जाएगा। सीरियल नंबर का कोई इशू नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो काम के डेटा है उस पे ही हमें फ़िल्टर अप्लाई करना है। सीरियल नंबर कोई काम का डेटा नहीं है। सीरियल नंबर तो किसी का कोई भी हो सकता है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन रोल नंबर हर किसी का अलग से हो सकता है, यूनिक होता है, वो उस स्टूडेंट को मिले तो ही बेहतर है, अदरवाइज़ मसला हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें इसका सीरियल नंबर 34 में 1 लिख दूँ कोई मसला नहीं है, लेकिन रोल नंबर इसका 1 रहना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इसको फ़िल्टर के अंदर नहीं लाना। मैं कंट्रोल Z का मतलब होता है एक स्टेप पीछे ले जाना। तो कंट्रोल Z करता हूँ, जो फ़िल्टर अप्लाई था वो फ़िल्टर अब यानी कि जो फ़िल्टर हमने एक प्रोसेस आगे किया था, A to Z किया था, वो अब हट गया है, लेकिन फ़िल्टर अभी तक अप्लाई। मैं फिर से इसको जो है फ़िल्टर हटा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट L से। अब मैं सीरियल नंबर को सिलेक्ट नहीं कर रहा। आपने देखा हमारे पास यहाँ जो एंट्री थी उसमें 34 नंबर था। अब मैं सीरियल नंबर को जो है फ़िल्टर में नहीं लाना चाह रहा। कंट्रोल शिफ्ट L मैंने प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पर गया और A to Z कर दिया। अब देखें आमिर अली का जो पहले सीरियल नंबर था 34 था। अब हमारा सीरियल नंबर यहाँ से ख़राब नहीं होगा। तो समझने की बात यह है कि जिन चीज़ों का हमारे साथ जिन चीज़ों से हमारा काम हो आप लोगों ने वही सिलेक्ट करनी है। हाँ, अगर फादर्स नेम जो हैं वो आप A to Z करना चाहते हैं वो भी हो जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें सिलेक्ट हैं इसका मतलब है रेस्पेक्टिवली वो सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। मतलब इस नेम के साथ
इसका फादर नेम ये जो है और ये पूरा जो डेटा है, अगर ये नाम नीचे चला जाता है तो ये उसकी पूरी रो इसके साथ नीचे चली जाएगी। अगर ये सेकंड नेम है तो इसका नेम, फादर नेम, स्कूल और रोल नंबर ये इसके साथ चले जाएंगे। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर नाम ABCD वाइज हो गए तो फादर्स नेम या ये डेटा, स्कूल डेटा या रोल नंबर चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो आप नोट कर सकते हैं, कोई भी नाम एक यहाँ से आप लोग नोट कर लें। तो देखिएगा, मैं फिर से इसमें जो है फादर्स नेम को ABCD वाइज करें। अगर हम देखें A से ये नाम आ रहा है तो और A से हमारे पास ये भी नाम है। देखिएगा इनके रोल नंबर जो है ना, पहले में हमारे पास रोल नंबर 1 2 4 7 आ रहे हैं। अगर फादर्स नेम को हम अरेंज करते हैं A to Z, तो अब देखें रोल नंबर भी यहाँ पर चेंज हो गया। मींस अब जिसका रोल नंबर जिस हिसाब से होगा उसको वही मिलेगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन यहाँ पर देखें, आपने सिलेक्शन इन सारी चीज़ों की। इसका मतलब है कि किसी भी कॉलम में अगर चेंज करूँ, मैं अपनी डिज़ायर की जहाँ पर भी चेंजिंग करूँ तो इन सब में चेंजिंग होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर देखें, अब हम चाह रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का डेटा देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज़ हैं हमारे पास। यहाँ पर देखें, ये तो आपने देख लिया। स्कूल को अगर सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। A to Z कर दिया तो सबसे पहले ये जो स्कूल A वाले हैं वो आ रहे हैं, फिर B वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसका ताल्लुक जो है इनको अरेंज करना नहीं है, इसका ताल्लुक हो गया सिर्फ स्कूल नेम्स को अरेंज करना। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसमें जो नेम, फादर नेम ये भी चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। स्कूल का डेटा चेंज हो गया तो ये जो भी इस स्कूल के साथ जुड़े थे स्टूडेंट्स, उनका डेटा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये सारे स्कूल के जो नेम्स है वो ABCD वाइज जो हैं वो हो चुके हैं। अब अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का डेटा देखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो मैं जस्ट इसका डेटा देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जाके सबसे पहले इसकी सिलेक्शन आपने हटा देनी है। सिलेक्शन हटा देने का मतलब है नथिंग टू शो। अब यहाँ पर देखें, जितने भी इस कॉलम में स्कूल के नाम थे वो सारे यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अब जिस भी स्कूल का आप डेटा देखना चाहते हैं उस पर आपने टिक लगाना पड़ेगा। मैं ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश मीडियम स्कूल का देखना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। अब देखें, अब मेरे पास डेटा जस्ट उसी स्कूल का आया है जिसका मैं डेटा देखना चाह रहा था। तो फ़िल्टर में हमें ये भी फैसिलिटी मिल जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जस्ट इस स्कूल के जो है स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिंट करनी है, तो मैं जस्ट यहाँ से फ़िल्टर लगा के मैंने इसी स्कूल को निकाला और उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल P किया, तो देखें यहाँ पर जस्ट इसी स्कूल का डेटा आ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई नहीं करते और आप यहाँ पर जो है, जो हमारे पास पहले शीट थी वो अगर आप इसके हिसाब से प्रिंट करते हैं तो फिर तो आपको बहुत सारे पेजेस जो हैं वो आपके जो हैं। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का आपने डेटा देखना है तो सबसे पहले इसकी सिलेक्शन हटा दें। अब जिस भी स्कूल का आपने डेटा देखना है उस पर क्लिक करके और उसको ओके कर दें। ये देखें, ये स्कूल का डेटा आ गया। अब इसकी प्रिंट भी आप ले सकते हैं इसी पर्टिकुलर स्कूल की। आपने किसी भी पर्टिकुलर स्कूल की लिस्ट उनके स्कूल में भिजवानी है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप फ़िल्टर लगा के उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, सब स्कूल का डेटा दूसरे स्कूल्स में चला जाएगा। तो आपने ये चीज़ अगर रोकनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फ़िल्टर। अब मैं इसमें से फ़िल्टर जो है दोबारा उसी सेम कंडीशन में ले आता हूँ इसमें। अब अगर रोल नंबर पे फ़िल्टर लगाना चाहें, अब देखिएगा जहाँ पर नंबर होंगे वहाँ पर A to Z शो नहीं हो रहा, वहाँ पर शो हो रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो पहले 1 2 जितने भी नंबर्स होंगे, फिर लार्ज होते होते और लास्ट में देखेंगे आप रोल नंबर जो भी होगा तो सबसे बड़ा रोल नंबर लास्ट में आ रहा होगा। लेकिन अगर इसी जगह पे आप लोग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो इस तरह से आएगा। ये स्टूडेंट के रिज़ल्ट में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और कॉलम होता है रिज़ल्ट का, उसमें इनकी मार्क्स होती हैं, तो आप उस पर जाके उससे कर देते लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो आपको पता लग जाता कि सबसे हाईएस्ट किसकी मार्क्स हैं और लास्ट में ये सारी चीज़ें किसकी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। लास्ट टाइम आप लोगों को जस्ट ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी स्कूल पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की लिस्ट अगर आपने प्रिंट करनी है तो यहाँ पर जाके सबसे पहले सिलेक्शन हटा दें। उसके बाद जिस भी स्कूल का डेटा आपको चाहिए आप उस पर जस्ट जो है, मैं यहाँ पर ये सिंध स्कूलिंग सिस्टम इस पर क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो जस्ट ये देखें उसी स्कूल का डेटा है, बाकी नीचे कुछ भी नहीं है। तो इसकी मैं प्रिंट निकाल के किसी को भी दे सकता हूँ कि इस स्कूल के इतने स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया।
ये था हमारे पास एक्सेल का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। हम इस पे मज़ीद और भी मैं इसमें वीडियोस बनाऊंगा। जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो भी हम दूर करेंगे। जो भी आपके सवाल हो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो पे। थैंक यू।